मेरा नाम राहुल है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ अभी पिछले कुछ दिन पहले की है। मेरे फ्रेंड के जन्मदिन वाले दिन हुई। मेरे फ्रेंड का नाम अमन है। वह मेरे साथ आरएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अभी अभी हमारे पेपर कंप्लीट हुए थे तो मुझे घर जाना था अपने शहर, परंतु अमन ने बताया कि कल उसका बर्थडे है तो मुझको अमन के बर्थडे पर जाना होगा। अमन ने कहा आज तू कॉलेज से सीधा हमारे घर चल, कल मेरे बर्थडे पर मेरे परिवार से मिलकर घर निकल जाना। मैं अपने दोस्त अमन को बाद लोकल भी मना नहीं कर पाया और मैं शाम को 5 बजे अपने रूम से अपना सामान पैक किया। फिर अमन की स्कूटी पर बैठकर उसके घर पहुंचा। अमन ने अपने घर की बेल बजाई तो एक खूबसूरत महिला ने गेट खोला। उनकी उम्र करीब 42 साल की होगी। अमन ने तुरंत मुझसे कहा, राहुल यह मेरी मम्मी है, और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी यह राहुल है, मेरा बहुत खास फ्रेंड। अमन की मम्मी बोली, हाँ जानती हूँ अमन, तूने बताया था। और राहुल बेटा अंदर आओ, मैं तुम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। दोस्तों, अमन की मम्मी का नाम सोनिया है। फिर मुझको पता लगा कि अमन के पापा नहीं हैं, वो काफ़ी दिन पहले एक्सपायर हो चुके थे। सोनिया आंटी की उम्र 42 साल की होगी, लेकिन सोनिया आंटी दिखने में कहीं से भी 42 साल की नहीं लग रही थी। आंटी दिखने में काफ़ी खूबसूरत और हसीन जवान औरत दिख रही थी। उनका सौंदर्य देखने पर ही पता चल रहा था। कुछ देर में सोनिया आंटी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और मेरे नज़दीक बैठकर मेरे बारे में पूछने लगी। जब सोनिया आंटी मुझसे बातें कर रही थी तो मुझको सोनिया आंटी से थोड़ा बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था। सोनिया आंटी मुझसे बातें ही कर रही थी कि तभी अमन बोला, मम्मी मैं सामान लेकर आता हूँ, सामान वाले का फ़ोन आया है और बाकी की बची हुई चीज़ें भी बाज़ार से लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे दोस्त राहुल को मेरा कमरा दिखा दो और राहुल का सामान रखवा दो। सोनिया आंटी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अमन सामान लाने निकल गया। अमन के घर में अमन, उसकी मम्मी और उसकी एक बड़ी बहन अंजू रहती है। सोनिया आंटी ने बताया कि अमन की बहन अंजू मोहाली में सरकारी नौकरी करती है और अंजू वहीं रहती है और संडे के दिन आती है। यह बताते बताते सोनिया आंटी बोली, राहुल बेटा तुम्हारी अंकल के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वो इन दोनों के घर से जाने के बाद मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं लगता, पर खाने को दौड़ता है। तभी मैं बोला, सोनिया आंटी कोई बात नहीं, अभी कुछ समय बाद अमन की शादी कर देना। जब आपके घर में बहू आएगी तो आपका मन भी लग जाएगा और परिवार भी पूरा हो जाएगा। यह सुनकर सोनिया आंटी बोली, राहुल बेटा तुम्हारे अंकल की याद मुझको हमेशा से आती रहती है। अभी मेरी उम्र 42 है, आगे की लाइफ कैसे कटेगी। मैंने सोनिया आंटी की आंखों में देखा, वहाँ एक उदासी थी, एक लाइफ पार्टनर से अलग होने का दर्द। मैंने बात को घुमाते हुए कहा, कोई बात नहीं सोनिया आंटी, जैसे 42 वर्ष बीत गए वैसे ही आगे के दिन भी बीत जाएंगे। वैसे सोनिया आंटी आप मुझको अमन का रूम दिखा दीजिए ताकि मैं अपना सारा सामान अंदर रख दूं, और मुझको अभी फ्रेश होना है तो वॉशरूम बता दीजिए कहाँ पर है। फिर सोनिया आंटी मुझको अमन के रूम लेकर आई। मैंने अपना बैग रखा। फिर सोनिया आंटी बोली, राहुल बेटा मेरे रूम वाले बाथरूम को यूज कर लेना, अमन के बाथरूम में अभी पानी नहीं आ रहा है। और फिर सोनिया आंटी ने मेरे लिए जल्दी से पानी टब भर दिया। मैं तब तक अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुसा और मैं उसी बाथरूम से नहा ही रहा था कि सोनिया आंटी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, राहुल बेटा जल्दी से लाल वाला बटन दबा दो, टैंक भर गया है। मुझको वहाँ पर कोई लाल बटन नहीं दिखी। मैंने कहा, सोनिया आंटी मुझको नहीं पता कहाँ है। तो सोनिया आंटी बोली, राहुल बेटा जल्दी से गेट खोलो, राजेंद्र अंकल के घर में पानी के छींटे जा रहे हैं। अब मैंने जल्दी से टॉवल लपेट गेट को खोला तो सोनिया आंटी अंदर आई और कोने में नीचे से एक बटन को दबाया तो समरसिबल बंद हो गया। फिर सोनिया आंटी मुझको देखकर बोली, राहुल बेटा क्या
कसरत वगैरह करते हो? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हाँ सोनिया आंटी, पहले तो करता था, अब पढ़ाई के चलते कसरत करना छोड़ दिया है। सोनिया आंटी मुस्कुराते हुए आई। सोनिया आंटी की मुस्कुराहट में एक अजीब सी बेचैनी सी दिख रही थी। सोनिया आंटी ने कहा और फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए पीछे की ओर मुड़ी। जल्दी से तैयार हो जाओ राहुल बेटा, तब तक मैं रात के लिए खाना बना लेती हूँ। मैंने शर्माते हुए जल्दी से गेट बंद किया और नहाकर जल्दी से रेडी हो गया। जब मैं बाहर आया तो पास वाले कमरे से बने हुए खाने की महक आ रही थी, पनीर पुलाव और दही बड़े। मैंने देखा कि सोनिया आंटी रसोई में कुछ ट्रे निकाल रही थी। मैं आगे बढ़ा और बोला, सोनिया आंटी मैं कुछ हेल्प करूं? फिर एकदम से सोनिया आंटी ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, राहुल बेटा तुम मेहमान हो और वैसे भी जिस घर में तुम आए हो वहाँ मेहमान को भगवान जैसा समझा जाता है। सोनिया आंटी के यह बातें मेरे मन को छू गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर एक चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर में सोनिया आंटी के बोलने की आवाज़ आई और मेरे पास बैठ गई। अमन अभी तक बाजार से नहीं लौटा था। फिर अकेले बैठे हुए हम दोनों धीरे धीरे बातों में खो गए। सोनिया आंटी ने बताया कि कैसे सोनिया आंटी ने अपने पति को खोने के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सोनिया आंटी के बोलने का तरीका इतना सीधा और सच्चा था कि लगता था जैसे सोनिया आंटी की बात तो मेरे दिल से निकल रहे हों। सोनिया आंटी ने कहा, कभी कभी लगता है कि जीवन फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन दुनिया के लोग सब कुछ रोक देते हैं। एक अकेली औरत की लाइफ दुनिया ने सिर्फ त्याग और तकलीफ़ों के लिए बनाई है। क्या मैंने सोनिया आंटी को आंखों में देखा? सोनिया आंटी को भी मेरी आंखों में ही कुछ ढूंढ रही थी, शायद समझदारी या अकेलेपन का सहारा। मैंने धीरे से कहा, सोनिया आंटी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक व्यक्ति की खुशी, उसका अकेलापन और लाइफ की ज़रूरतें, यह सब भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सोनिया आंटी आप चाहें तो दोबारा आप अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकती हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर सोनिया आंटी को आप खुद यह तय कर ले। फिर सोनिया आंटी थोड़ी देर शांत रही, फिर मेरी तरफ देखा और बोली, काश राहुल बेटा हर कोई तुम्हारी तरह सोचता। सोनिया आंटी की आवाज़ दुख से भर आई थी। मैंने थोड़ा महसूस किया कि यह एक स्त्री की पुकार थी जिसको सुनने वाला और कोई नहीं था। फिर सोनिया आंटी उठकर रसोई में चली गई और मैं वहीं बेड पर बैठकर फ़ोन को चलाने लगा। फिर करीब शाम के 8 बज रहे होंगे, गेट की बेल बजी। मैंने गेट खोला। अमन था, हाथों में एक बड़ा सा डिब्बा और दूसरी तरफ कुछ सामान था। गेट को खोलते ही अमन ने हंसकर कहा, राहुल देख भाई, तेरा भाई कुछ भी नहीं भूला, सारा सामान तेरे ही पसंद का है और तेरा फेवरेट रसमलाई भी। मैं एकदम से हंस पड़ा। शाबाश, पूरा बाजार लेकर आया है। सोनिया आंटी ने रसोई से निकलकर बाहर आई और बोली, अरे आ गया मेरा बेटा। अमन हंसकर बोला, मम्मी आज तुम्हारे बेटे का बहुत खास दिन है और आप ही मेरी सबसे खास मेहमान हो। फिर सोनिया आंटी ने बहुत ही प्यार से अमन के बालों को सहलाया और फिर हम सब बैलून लगाने में लग गए। डाइनिंग टेबल को थोड़ा हटाकर लॉबी के बीचों बीच जगह बनाई, उस पर पिंक कलर का कपड़ा बिछाया गया, कैंडल जलाई गई और वहीं पर एक बड़े से केक को रखा गया। मैंने साउंड में सॉन्ग भी लगा दिया। ऐसा माहौल बना दिया गया था जो एक छोटा लेकिन दिल से भरी सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट था। थोड़ी देर में सोनिया आंटी एक प्लेट में दीपक और बर्फ़ी लेकर आई। सोनिया आंटी की आंखों में उस समय एक अजीब सी खुशी थी। खुशी और भावुकता दोनों का मेल था। फिर अमन ने कैंडल बुझाई और हम दोनों ने मिलकर मस्त वाला गाना गाया। अमन ने हाथ जोड़कर हम दोनों का धन्यवाद किया और फिर केक को काट दिया। फिर केक का पहला टुकड़ा अमन ने अपनी मम्मी की ओर बढ़ाया।
मम्मी यह तेरे लिए। सोनिया आंटी ने बड़ी आराम से उसके हाथों से केक को खाया और फिर अमन को भी खिलाया। फिर बड़े प्यार के साथ अमन के गालों पर थोड़ा सा केक पोत दिया। अमन बोला, मम्मी ये क्या कर रही हो? अमन ने जोर से हंसते हुए कहा, बच्चों की तरह हरकत मत करो। तो क्या हुआ? सोनिया आंटी हंसी, तू भी तो अब भी मेरा छोटा सा नन्हा बच्चा ही है। फिर अमन ने दूसरा केक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। अब बोल, तेरी बारी है। राहुल तू तो मेरा भाई है। मैंने जोर से हंसते हुए केक खाया। तभी सोनिया आंटी ने मुझको भी नहीं छोड़ा और धीरे से मेरे मुंह पर केक पोत दिया और बोली, राहुल अब तुम भी हमारी फैमिली सदस्य हो। उस वक्त मुझको लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ भर आया हो, न सिर्फ खुशी बल्कि एक अपना प्यारा एहसास भी मेरे अंदर उतर रहा था। थोड़ी ही देर में हम सब ने बैठकर आराम से खाना खाया। सोनिया आंटी ने पनीर की सब्जी पुलाव बनाया था। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मेरी मम्मी की याद आ गई मुझको। मैंने खाते खाते कहा, सोनिया आंटी आपके हाथ का खाना खाकर तो मुझको अपनी मम्मी की याद आ गई। सोनिया आंटी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, राहुल अब यह भी तुम्हारा घर ही है, जब भी जी चाहे तब आ जाया करना। फिर खाने के बाद अमन और मैं दोनों ने अपनी अपनी थाली उठाई और रसोई में रख दी। फिर अमन बोला, राहुल चल भाई अब गेम खेलते हैं थोड़ी देर। सोनिया आंटी मुस्कुराई और फिर बोली, गेम खेलो लेकिन ज़्यादा रात तक मत जागना, कल सुबह राहुल को अपने घर भी जाना है ना। मैंने कहा, अभी तो मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा। सोनिया आंटी उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर सिर्फ मुड़कर मेरी तरफ देखा। सोनिया आंटी की आंखों में एक अजीब सा अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था, जैसे सोनिया आंटी कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही थी। उस रात जब मैं सब सोने चले गए, मैं बेड पर लेटा रहा। अमन बहुत ही गहरी नींद में था। अमन की खर्राटे की हल्की हल्की आवाज़ रूम में फैल रही थी, पर ना जाने क्यों मुझको भी बहुत जोर की नींद नहीं आ रही थी। शायद रूम में माहौल शांत था या माहौल बदला हुआ था। मैं करवट बार बार बदलता रहा, फिर पिलो को सीधा किया, कंबल खींचा। एक बार तो आंखें बंद कर गहरी जोर से सांस भी ली, लेकिन मुझको नींद कहीं दूर दूर तक नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और रील्स देखने लगा और रूम में थोड़ा अंधेरा था। फिर मैं बिना अमन को जगाए धीरे से बेड से उतरा और फ़ोन का लाइट ऑन कर दिया। फिर हल्के हल्के कदम रखता हुआ मैं रसोई की ओर बढ़ा। घर एकदम शांत था, जैसे दीवारें भी गहरी नींद में सो गई हो। रसोई में पहुंचकर मैंने एक जग उठाया और पर धीरे से पानी पिया तो जैसे पूरे शरीर में जान आ गई। प्यास बुझी तो थोड़ी अच्छा लगा। फिर मैं गिलास रखकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो रसोई की बल्ब अचानक जल उठी। मैं एकदम डर गया, जैसे किसी ने नींद में डर से जगा दिया हो। सामने देखा तो सोनिया आंटी खड़ी थी। रेड साड़ी पहने, बाल खुले हुए थे और उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। लेकिन सोनिया आंटी की नज़रें मुझसे मिली तो उनमें नींद नहीं, बिल्कुल कुछ और ही बात दिखाई दे रही थी। सोनिया आंटी थोड़ा मुस्कुराई और प्यारी सी आवाज़ में बोली, राहुल बेटा पानी पीने आए थे क्या? मैंने थोड़ा घबराते हुए हंस कर के जवाब दिया, हाँ सोनिया आंटी। मुझको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो अपना फ़ोन चला रहा था। फिर प्यास लगी तो सोचा थोड़ा पानी पी लूँ। सोनिया आंटी ने कुछ कहने को रुकी। फिर मैंने पूछा, सोनिया आंटी को आपको भी पानी चाहिए क्या? उन्होंने केवल अपना सर हिला दिया। बहुत हल्के से मैंने उसी जग में फिर से पानी भरा और सोनिया आंटी के सामने बढ़ाया। फिर सोनिया आंटी अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही मेरा हाथ सोनिया आंटी के हाथ से टकराया, एक बिजली का करंट मेरे शरीर में दौड़ गया और मेरा रुआं रुआं काँप गया। फिर सोनिया आंटी ने वह जग लिया और कुछ देर तक मेरी आंखों में प्यासी नज़रों से देखती रही। फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, धन्यवाद राहुल बेटा। मैंने अपनी निगाहें एकदम से नीचे झुका ली। कोई बात नहीं सोनिया आंटी, मैंने हल्के से कहा। सोनिया आंटी ने 2 घूंट पानी पिया, फिर वहीं रसोई की दीवार से लगकर खड़ी हो गई। शांत ठंडे माहौल में अब थोड़ी गर्माहट
सी थी। फिर सोनिया आंटी ने खुद ही हल्की आवाज़ में कहा, राहुल कभी कभी यह अकेली रातें बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है ना। मैंने सोनिया आंटी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अभी भी वो अकेलापन छुआ हुआ था, जैसे सोनिया आंटी मुझे कुछ कह रही हो और फिर भी कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, हाँ सोनिया आंटी, मैंने जवाब दिया। कुछ लंबी तन्हा रातें बिल्कुल भी सोने नहीं देती। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। मैंने सोचा कि वापस अपने रूम में चला जाऊं। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ा और अपने कमरे की ओर बढ़ने ही वाला था कि पीछे से सोनिया आंटी की आवाज़ आई, राहुल रुको। मैं वहीं एकदम से रुक गया। पीछे पलटकर देखा तो सोनिया आंटी मुझको अजीब तरह से देख रही थी और बोली, राहुल तुमको भी नींद नहीं आ रही? और मुझको भी नहीं। चल मेरे रूम में थोड़ी देर बैठकर मस्त बातें करेंगे, तभी राहुल तुमको भी नींद आने लगेगी। फिर बाद में अपने कमरे में जाना। सोनिया आंटी की आवाज़ में ना कोई घबराहट थी। मैंने धीरे से हंसकर कहा, ठीक है सोनिया आंटी। फिर सोनिया आंटी ने काफ़ी सारा पानी पिया, फिर जग को फ्रिज में रख दिया और रसोई से बाहर निकल गई। मैं भी सोनिया से के पीछे पीछे चल पड़ा। सोनिया आंटी का रूम घर के अगली वाली साइड में था। एकदम साफ सुथरा, हल्के वाइट रंग की दीवारें और विंडो से आती चंद्रमा की हल्की रोशनी रूम का और भी खास माहौल बना रही थी। जैसे ही हम रूम में पहुंचे, सोनिया आंटी बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आओ राहुल तुम भी बैठ जाओ। फिर मैं आराम से सोनिया आंटी के पास बैठ गया। रूम में एक प्यारा सा सुकून भरा एहसास था, जो शायद मेरे अपने घर में भी अब महसूस नहीं होता। फिर सोनिया आंटी ने मेरी ओर देखा और बोली, राहुल कोई अच्छी सी मूवी हो तो अपने फ़ोन में चलाना, जब तक मुझको नींद नहीं आती थोड़ा मेरा मन भी लग जाएगा। मैंने फ़ोन निकाला और बोला, सोनिया आंटी एक बहुत अच्छी मूवी है, थोड़ी रोमांटिक थोड़ी ड्रामा, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, आप देखोगी? सोनिया आंटी थोड़ा मुस्कुराई। राहुल तुम्हारे पसंद की है तो बढ़िया ही होगी, लगा दो। मैंने फ़ोन को घुमाया और मूवी को लगाकर फ़ोन हमारे बीच रख दिया। फिर हम दोनों बिस्तर पर बैठे बैठे मूवी देखने लगे। बीच में जब मूवी में कोई इमोशनल सीन आता तो मैं सोनिया आंटी की आंखों की बहुत गौर से देखता। वो चुपचाप मूवी को बहुत ध्यान से देख रही थी, पर सोनिया आंटी की आंखों में कुछ तो चल रहा था। मैं अब सोनिया आंटी के थोड़ा करीब में आकर बैठ गया था। हमारा कंधा एक दूसरे से बस टच नहीं हो रहा था, लेकिन बीच की हवा में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। सोनिया आंटी ने अपनी ब्लैक साड़ी के किनारे को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ते हुए कहा, राहुल कभी कभी व्यक्ति को अपनी ही आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी होने लगता है। इतना वक्त हो गया किसी से प्यार से बातें करने को नहीं मिली। वो इसे बोली जैसे मन की जुबान ही भूल गई हूँ। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मन की जुबान कभी नहीं भूलती सोनिया आंटी, बस आपको सुनने और समझने वाला मिलना चाहिए। यह सुनते ही सोनिया आंटी थोड़ी देर शांत हो गई। सोनी आंटी के चेहरे पर अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, शायद इस बात से कि किसी ने सोनिया आंटी की बातों को समझा। बाहर अब बहुत सुहावनी ठंडी हवा चलने लगी थी। विंडो का एक साइड धीरे से हिलने लगा था, जिससे रूम में हल्की हल्की मस्त ठंडी हवा बह रही थी। सोनिया आंटी ने एक विंडो बंद कर दी और वापस बैठते हुए धीमे से कहा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी बह रही है राहुल। फिर उन्होंने पास रखे कंबल को उठाया और खुद के ऊपर ओढ़ लिया। सोनिया आंटी ने एक बार मेरी ओर ध्यान से देखा और फिर पूछा, राहुल तुमको ठंड तो नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं सोनिया आंटी। लेकिन तभी सोनिया आंटी ने धीरे से अपना कंबल थोड़ा खिसकाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ सोनिया आंटी से बोलने ही वाला था कि उन्होंने कहा, राहुल बस चुपचाप ले लो, बहुत बोलते हो। फिर हम दोनों हंस दिए। अब हम दोनों उसी कंबल को ओढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक समझदारी की डोर बनी हुई थी। सोनिया आंटी की आवाज़ थोड़ी हल्की सी हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप खुद से भाग रही हूँ। राहुल तुमको देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। कोई अपना
जैसा लगता है। मैंने सोनिया आंटी की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हल्के से पूछा, सोनिया आंटी, कभी किसी को इतना प्यार किया था क्या कि खुद को खो बैठा था? सोनिया आंटी कुछ देर तक तो कुछ नहीं कह पाई। फिर सोनिया आंटी ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, राहुल, एक बार बहुत पहले, लेकिन तब उम्र बहुत कम थी। लेकिन अब मुझको समझने वाला कोई नहीं। राहुल, अगर आज मैं राहुल तुमसे कुछ बोलूँ तो क्या तुम सिर्फ सुनोगे बिना कोई बहाना बनाए? मैंने सोनिया आंटी की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं सोनिया आंटी, आपकी बातें तो सुनने ही तो आया हूँ। सोनिया आंटी मेरी बात सुन। कुछ देर शांत रही। फिर सोनिया आंटी के फेस पर जैसे कई विचार एक साथ चलने लगे, शर्माहट भी। लेकिन फिर सोनिया आंटी ने एक जोर की गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया, राहुल, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन लाइफ उनके साथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोहन जी अक्सर बाहर रहते थे और अपने कामों में व्यस्त रहते थे। मैं बिल्कुल अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी थी। विवाह के कुछ समय बाद लगा मैं सिर्फ एक घर की काम वाली बनकर रह गई हूँ। और फिर एक दिन किसी आदमी ने मुझको महसूस किया, किसी ने मुझको एक प्यारी नज़र से देखा, उस नज़र से जिसमें प्यार और सुरूर भी था और शायद थोड़ी सी मोहब्बत भी। या व्यक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं मांगा, मुझसे बस प्यारी बातें की, कुछ वक्त की प्यारी बातें जो सिर्फ मेरे लिए जीवन भर का सुकून थी, जो मैं अब भूल चुकी थी। और वो एक एहसास कि मैं भी कोई हूँ। लेकिन यह सब मोहन से छुप कर चलता रहा। इतना कहकर सोनिया आंटी एकदम से शांत हो गई। फिर मैंने हल्के से पूछा, फिर क्या हुआ सोनिया आंटी? फिर सोनिया आंटी ने मेरी ओर गौर से देखा और कहा, राहुल, एक दिन सब बर्बाद हो गया। किसी ने हमको मिलते हुए देख लिया था और उसने मेरे पति मोहन को सब कुछ बता दिया था। मैंने कुछ नहीं किया था राहुल, बस कुछ नहीं, एक लगाव सा हो गया था। लेकिन किसी स्त्री का कुछ लगाव महसूस करना भी जुल्म होता है क्या? मैं सोनिया आंटी से कुछ भी नहीं बोल सका। फिर सोनिया आंटी बोली, वो व्यक्ति चला गया। मेरे पति मोहन ने मुझसे काफ़ी समय तक कोई बात नहीं की। फिर जब मोहन ने मुझसे बात किया तो सिर्फ इतना कहा, सोनिया, अब जो करना है घर के अंदर करना, बाहर नहीं। उसके बाद कभी मोहन ने मुझसे कोई भी बात नहीं की। मैं बस अंदर ही अंदर घुटती हुई चली गई। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की मोहन से बात करने की। मैंने कई बार उनसे चाहा कि मैं मोहन को सब कुछ बता सकूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस एक अकेलापन था और उस अकेलेपन में किसी इंसान की बातों ने मुझको जीने की उम्मीद जगा दी। एक दिन का कोना जो कब से खाली पड़ा था, लेकिन मोहन ने कभी भी मेरी आंखों में नहीं देखा। मैं हर दिन मोहन के घर आने का वेट करती रही, मोहन के पास जाकर बैठती, बस एक आस लेकर कि शायद आज वह मोहन मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत रहे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।